हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स फिर से स्टार्ट करेंगे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिए, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज़ है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और उन 90 टॉपिक्स पे डिटेल्ड में रिवीजन ना करा के एमसीक्यूज़ के माध्यम से रिवीजन कराया जाएगा, जो एक डिटेल्ड रिवीजन से भी बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि अंततः आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो आपका पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में होना चाहिए। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आपकी एग्ज़ाम तक 2 से 2,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर इन्हीं स्लाइड्स के माध्यम से करवाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस आपके सही होते जाएं उनको आप समझते चलिए, और जो क्वेश्चन आपको गलत हो जाए, जैसा कि मैंने आपसे बोला, आप एक 2-3 पेज आप अपने पास रखिए और उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते चलिए और उन पॉइंट्स को नोट करते चलिए जो आपके गलत हो जाए। तो हम अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं और बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पीएम जनमन योजना कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। अगला पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में है, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों पीवीटीजी के विकास में सहायता करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलईडी बल्ब वितरित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है? यानी पीएम जनमन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन से सही है? तो ऐसा है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। एरियन श्रृंखला के रॉकेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन से, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, या इजराइल एजेंसी से। तो इसका आंसर हमारे सामने है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। ध्यान रखिए, जितना भी फोकस आप रहेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, देखिए मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़, आपके सामने तो क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आते जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का फ़ायदा तभी है जब आप इन्हें रिवाइज करें। क्योंकि इन्हें रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज ऐसे होगा कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो जाए, आप उसे बहुत सिंपल तरीके से, कुछ ज़्यादा उसमें आपको नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे आपको नहीं पता था कि एरियन श्रृंखला के रॉकेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित, जैसे आपको नहीं पता था कि ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित, तो बस आप एक लाइन एक पॉइंट डालिए और चुपचाप इससे लिख दीजिए कि एरियन श्रृंखला के रॉकेट, आगे डैश बनाइए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लिख दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट हमारा क्लियर है। उसको बार बार रिवाइज करते रहना एग्जाम तक। ऐसे ही जितने भी आपके 2-3 पेज में नोट्स बन जाए, आप सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज करने का काम करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र यूनियन की एक विशेष एजेंसी है। आईएमओ अपने उपलब्ध प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से अपने सम्मेलनों को लागू करता है। यह उनसे संबंधित कानूनी मामलों में शामिल हुए बिना अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना, इसमें से केवल एक कथन सही है, यानी आईएमओ अपने उपलब्ध यह संयुक्त राष्ट्र यूनियन की एक विशेष एजेंसी है। ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? ध्यान रखिए, रूस G7 का सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नुब्रा नदी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नुब्रा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। नुब्रा नदी स्पीति घाटी से होकर बहती है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा कि नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम कंटिन्यू करें, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हेल्थ पहल यानी वन हेल्थ इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे। यह मानव और पशु दोनों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के खिलाफ एक एकीकृत रोग नियंत्रण दृष्टिकोण है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन
और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपको पता है तो ठीक, वरना इसका ऑप्शन केवल एक सही है। यार यह मानव और पशु दोनों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के खिलाफ एक एकीकृत रोग नियंत्रण यानी इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल अप्रोच है। अगले क्वेश्चन पे हम कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1976 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये 1972 के प्रावधानों के तहत वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1976 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई, नहीं। इसका आंसर केवल एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विभाग वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रकाशित करता है, RBI प्रकाशित करता है, या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। इसका आंसर क्या हो जाएगा? RBI, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। यमन, ओमान, सीरिया, इजराइल, ये 4 देश दिए गए हैं। ऊपर बताए गए देशों में कितने अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है? तो इसका आंसर है केवल 1 और 2, यानी यमन और ओमान हमारे अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तेहरान ईरान में, अस्ताना कजाकिस्तान में, बीजिंग चीन में, या नई दिल्ली भारत में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अस्ताना कजाकिस्तान में। कहाँ पे? अस्ताना कजाकिस्तान में, यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक कहाँ हुई? अस्ताना कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा रे विस्फोट यानी कि गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में होने वाली सबसे चमकदार विद्युत चुम्बकीय घटनाएं हैं। माना जाता है कि GRB यानी गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा विस्फोटों और विशाल तारों के पतन से जुड़े हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड में होने वाली सबसे चमकदार विद्युत चुम्बकीय घटनाएं हैं। और माना जाता है कि GRB सुपरनोवा विस्फोटों और विशाल तारों के पतन से जुड़े हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? C और 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेनोम इंडिया परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत की जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करना, पारंपरिक भारतीय औषधीय पौधों और उनके उपयोगों का भंडार बनाना, भारतीय जलवायु के अनुरूप उन्नत कृषि तकनीक विकसित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फेनोम इंडिया का जो उद्देश्य है, ना तो भारत की जनसंख्या की आनुवंशिकता विविधता का मानचित्रण करना है, ना पारंपरिक भारतीय औषधीय पौधों और उनके उपयोगों का भंडार बनाना है, भारतीय जलवायु के अनुरूप उन्नत कृषि तकनीक विकसित करना। फेनोम इंडिया का इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? D। ध्यान रखिएगा। अब फेनोम इंडिया के बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं चाहता तो आपको फेनोम इंडिया के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा नीचे 2-4 पॉइंट्स लिख देता, आप उसे रट लेते। अब आप अगर खुद थोड़ा सा जाके फेनोम इंडिया 1 मिनट के लिए गूगल पे टाइप करेंगे, तो आप फेनोम इंडिया के बारे में 2 मिनट समय निकाल के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अपनी तरफ से एफर्ट्स जब डालेंगे तो अच्छा भी लगता है, अपने आप को संतुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेफ एक्सोकैश तकनीक के उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है? इसका उद्देश्य फसल की पैदावार बढ़ाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। यह तकनीक जीवित जीवों में जीन को सुरक्षित और सटीक रूप से संपादित करने के लिए डिजाइन की गई। इसका उद्देश्य दूर संचार में तेज और अधिक कुशल डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करना। इस तकनीक के बारे में हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सही है हमारा C। यह तकनीक जीवित जीवों में जीन को सुरक्षित और सटीक रूप से संपादित करने के लिए डिजाइन की गई है।
द टेक्नोलॉजी इज डिजाइन टू सेफली एंड प्रिसाइसली एडिट जीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलंबो प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित है, एशिया में प्रवासन और विकास से संबंधित है, हिंद महासागर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है एशिया में प्रवासन और विकास से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह भारत ये यानी कि देखने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। यह भारत में मौसम पूर्वानुमान विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्यालय है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। इसका ऑप्शन केवल और केवल 2 सही है। यह भारत में मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। कितने सही पूछा ना, केवल और केवल 2 सही है। इसमें कितने ऑप्शन सही है हमारे? 2 ऑप्शन और केवल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकंड रुकना, ये क्यों चला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किसने लागू की? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत सरकार ने करी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफसीआई का एक प्राथमिक उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। एफसीआई केवल भारत की राज्य सीमाओं के भीतर काम करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से हमारा पहला कथन सही है। एफसीआई एक प्राथमिक उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। अगली ध्यान रहे, अगला क्वेश्चन क्या है? ऋण की दुनिया रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? आईएमएफ द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और यूएन सीटैट इसके द्वारा, या बीआईएस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा यूएन सीटैट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किसके अधीन की गई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो ध्यान रहे, इसका आंसर है नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपके सही हुए उनको याद रखिएगा, रिवाइज करिएगा स्लाइड के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बीच बीच में, और जो नहीं आपके गलत हुए हैं उन्हें आप चुपचाप अपने 1-2-3 पेज के जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनमें ऐड कर दीजिए। सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी? यूएनडीपी, यूएनएससी, यूएनएचडीएसएन, यूएनईपी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, एचडीएसएन। इसका क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।